प्रेम कुमार सर, कुछ ही दिन तो बचे हैं नई सरकार आने में, उससे पहले इतने आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या कुछ खिचड़ी पकने के संकेत आ रहे हैं क्या? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी कि ट्रांसफ़र तो एज़ यूजुअल भी होते हैं, हम्म। लेकिन 2-1 घटनाएँ जब एक साथ क्लब होती हैं तब इसके मतलब निकलते हैं। ट्रांसफ़र हम्म। सही कहा राकेश पाठक जी ने कि अनुमति लेकर के भी हो सकते हैं। अब हम्म। जैसे सेनाध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाना, जी। तो इसमें इस महीने की आखिरी तारीख उनका कार्यकाल था। हाँ जी। तो है कि उस पर कोई डिसीज़न तो लेना ही था। और सरकार ले सकती है, ऐसा भी नहीं कि ये सरकार डिसीजन नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ मुख्य बात क्या है कि जो दो और दावेदार इनकी जगह थे कि सेनाध्यक्ष हो सकते हैं, उन हम्म। दोनों का भी जो सेवानिवृत्ति का जो समय है, वो अगले महीना की आखिरी तारीख 30 जून ही है। यानी इनका एक्सटेंशन कीजिए तो भी 1 महीना 30 जून, और उन दोनों को में से किसी एक को बिठाइए तब भी 30 जून। तो अब दो हम्म। निर्णय लिए जा सकते थे कि चलिए नए सेनाध्यक्ष 1 महीना के लिए बनाया जाए, और दूसरा था कि वरीयता क्रम को तोड़ करके फिर इन्हीं को एक्सटेंशन दिया जाए। इनको एक्सटेंशन देने से दो का वरीयता क्रम टूटा है, और सेनाध्यक्ष के हम्म। मामले में अब तक ये तीसरा मौका है जब वरीयता क्रम टूटा है। एक इंदिरा गांधी जी के समय में टूटा था, एक वैद्य जी बने थे उस समय, उसके बाद में मोदी जी के समय में रावत जी जब बने थे, बिपिन रावत जी, तब टूटा था, और एक बार फिर ये तो मामूली वजह से टूटा वरीयता क्रम। लेकिन अब सर, एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर युद्ध का समय होता या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती तो समझ में आता, लेकिन चुनाव के चलते चलते ये जो चीजें ये कई सवाल खड़े कर रही हैं, तो इसीलिए मेरा ये सवाल आपसे था। इसीलिए ये इस सवाल में ही मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन हाँ। वो दो सेनाध्यक्ष जिनके लिए 1 महीने के लिए सेनाध्यक्ष बनने का मौका था, जो दो अधिकारी इनके सीनियोरिटी में थे, हाँ। उनसे उनका हक छीना गया ना। तो वो क्यों हम्म। छीना गया, ये एक बड़ा सवाल है। वो भी एक ऐसी सरकार से जो चुनाव से ठीक पहले निर्णय ले रही है, तो उनको हम्म। एज यूजुअली डिसीजन लेना चाहिए था, उन दोनों में से किसी को एक चूज करना चाहिए। तो इसका कारण इसको हम जोड़ते हैं तो हम्म। हाल के दिनों में संसद भवन की सुरक्षा जो है, उसके सुरक्षा व्यवस्था को 2 बार बदला गया। एक बार जब युवक कूदे थे तब सीआईएसएफ के हाथ में दिया गया था। अब हाँ। दिल्ली पुलिस नहीं, मतलब कोई दूसरा था, मुझे याद नहीं आ रहा, सीआईएसएफ के हाथ में सीआई दिया गया, और सीआईएसएफ को हम्म। दी था। अब हम्म। सीआईएसएफ को भी बदल करके सेना के हाथ में दे दिया गया। तो ये तो बहुत बड़ी घटना है ना। हम्म। सेना के हाथ में संसद की सुरक्षा देना ये छोटी मोटी घटना नहीं है। तो इन सबको जोड़ करके क्या खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में हमें अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक हम्म। ऐसी सरकार के रहते जिनका जाना या रहना कुछ भी निश्चित नहीं है, मतलब हम्म। 4 जून के बाद ही पता हाँ। चलेगा, तो वो इतने बड़े बड़े निर्णय ले रही है, तो इससे संदेह का वातावरण, प्रश्न उठाने का वातावरण हम्म। ये पैदा हो रहा है। ये चल क्या रहा है? अब तो इंडिया गठबंधन की बड़ी सभा होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। खड़गे कह रहे हैं कि अब की बार जो है प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा होगी, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है इंडिया गठबंधन? देखिए, इंडिया गठबंधन ने जो बैठक बुलाई है, हम्म। उसको देखते हुए ये लगता है कि उनको सरकार बनने की उम्मीद है। हाँ। दूसरी हाँ। बात, वो तमाम आशंकाएं जिन पर हम अभी थोड़ी देर पहले तक बात कर रहे थे, उस पर त्वरित हम्म। निर्णय की आवश्यकता होगी विपक्ष के लिए। तो उसके लिए विपक्ष का उसी दिन बैठक निर्धारित रखने से इकट्ठा होने और निर्णय लेने का एक पॉसिबिलिटी बना रहेगा, जो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कोई भी चुनाव परिणाम हो, उस दिन का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और विपक्ष के पक्ष में हो तब तो दो तरह से, एक तो आशंकाएं और दूसरा हम्म। उम्मीद जो बने तो नई सरकार कैसी बने। उसमें एक आचार संहिता भी होगी कि जब तक हम लोग तय नहीं कर लेते हैं, कोई चौंकाने वाला नाम लेकर सामने हम्म। नहीं आते हैं, तब तक कोई बाहर में स्टेटमेंट ना दे। सरकार बनाने के बारे में स्वरूप पर भी चर्चा होगी कि हम बाद में चर्चा कर लेंगे, उस पर अभी कोई बयान मत दीजिए, पहले हम लोग नाम तय करेंगे। इस तरह की चीजें उस दिन होंगी, इसलिए ये बैठक हमें लगती है। दूसरी अच्छा। बात है कि आपने चर्चा की कि बहुत सारी आगजनी घटनाएं घटी,
आप देखिए ये पहले दूसरे दौर से शुरू हो गई थी कि ये घटनाएं, कभी इनकम टैक्स ऑफिस में आग लगी, कभी गृह मंत्रालय में लगी, कभी मध्य प्रदेश में लगी, हाँ। अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं आई हैं। तो पहले दूसरे दौर से ही शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि एक तैयारी शुरू हो गई थी कि अगर हार होती है तो सत्ता प्रतिष्ठान में जो लोग अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं या फंस सकते हैं, वो बचने का एस्केपिंग रूट ढूंढ रहे थे, जो आगजनी की घटनाओं में उसको दबाया जा सके। ये शुरू हो चुका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मान ही गए थे, इसका ये भी मतलब नहीं है। वो एक आशंका रहना और उसका फुल प्रूफ बनाना, अपने आप को सुरक्षित करना एक अलग बात होती है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, वैसे वैसे हमने देखा कि चुनाव का जो कार्यक्रम तय हुआ, उस कार्यक्रम में सबसे मुश्किल वाले इलाकों को उन्होंने पहले रखा, कम मुश्किल, क्रमशः कम मुश्किल और सबसे आसान सातवें, छठे और सातवें चरण को रखा। तो इसका कारण था कि वो अगर मुश्किल वालों पर थोड़ा अगर सत्ताधारी दल बढ़त बनाते हुए निकले तो बाद में एकदम से मजा आ जाएगा और जीत जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, जैसे जैसे क्रमशः आगे बढ़ते गए और बीजेपी खराब प्रदर्शन करती चली गई, इंडिया गठबंधन मजबूत प्रदर्शन करता चला गया। तो ये जो जैसे छठा चरण है, छठा चरण में लगभग बीजेपी साफ नजर आती है, उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से देखें और दूसरे जगहों में भी। सातवां चरण है, सातवां चरण, छठे में तो दिल्ली भी था, हरियाणा भी था, सातवें में पंजाब भी है, उत्तर प्रदेश की बाकी सीटें 13 हैं और 13 पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, जो कभी बीजेपी का गढ़ था, लेकिन इस बार समाजवादी डंका पीट रहा है। और पिछले बार भी चुनौती मिली थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चुनौती नहीं मिली थी पूरब में। इसके बाद बिहार की जो सीटें हैं, वहां भी एनडीए गठबंधन को जबरदस्त चुनौती देते हुए सीटें छीनती हुई दिख रही है इंडिया गठबंधन। तो आखिरी समय में ये चुनाव बदला है। तो इसी कारण से जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए आखिरी चरण में रखा था, उनको लगा था हम तो आबो हवा में जीत जाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। हाँ, और अमित शाह जी ने गुजरात में भाषण दे दिया था कि हमको रिकॉर्ड मतों से जिताएं, तो नरेंद्र मोदी जी को दुख हो गया था, रिकॉर्ड मत से हम जीतेंगे, तुम कैसे जीतोगे, ये भी बात चली है। तो इसमें अब हालत यह है कि नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वहां तक माहौल आ पहुंचा है। लोग आसानी से ये बात नहीं बोलते कि हार जाएंगे। जैसे जीतने का दावा बोलना आसान है, उतना हारने का दावा बोलना आसान नहीं है, ये बात क्लियर है। लेकिन जिस तरह के तरीके से चुनाव के चरण आगे बढ़े हैं, जिस तरीके से विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, जैसे स्थानीय असंतोष बढ़ा हुआ है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने खुद को प्रोजेक्ट करना चाहा और उसका नेगेटिव जनता में जा रहा है, खुद को भगवान के रूप में, अविनाशी के रूप में, या दूसरों विपक्ष को चोर, लुटेरा, मुस्लिम परस्त, तमाम तरह की जो गालियां दी जा सकती हैं, उस हिसाब से उन्होंने देखा, बताया। और आज भी वो कुछ ऐसा ही भाषण देते दिख रहे हैं, पंजाब में जाकर के वो बंटवारा वाला, हिंदू मुस्लिम वाला भाषण करते हुए दिख रहे हैं, विभाजनकारी भाषण करते हुए दिख रहे हैं। उनका वोट बैंक जो है अभी पंजाब, जाहिर बात है चुनाव है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हो क्या रहा है, उन्होंने अपने आप की पोल खोली है, खुद की पोल खोल कर रख दी है। तो इसमें उनका जो समर्थक वर्ग है, देखिए विरोधी वर्ग तो मजे ले रहा है, उसको और क्रिटिसाइज करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन समर्थक वर्ग जो है वो एकदम चौंक गया है, भौचक रह गया है कि अब हम कैसे जनता के बीच जाएं। ये तो खुद को ही भगवान बोलते हैं, हम कैसे जनता के बीच जाएं, ये अपने लोगों को भगवान बोलवाते हैं। आज भी बयान ने जेपी नड्डा जी का एक और आ गया है उनके भगवान होने के बारे में, देवताओं के भी देवता है, ऐसा जेपी नड्डा जी ने आज कह दिया है। तो ये जो लगातार पुराना बयान, प्रेम सर, वो पुराना बयान है, लेकिन हाँ वो वायरल हो गया चुनाव के समय, वायरल हो गया। अभी मैंने देखा, अच्छा पुराना बयान है, तो मुझे लगा कि हाजी बोला हो, तो अभी मैंने तुरंत ट्विटर पे देखा है। तो ये जो बयान है, देखिए गलती से एक आदमी बोल देगा, कोई एक और बोल देगा, लेकिन देवता क्यों साबित करना, ये भी तो एक सवाल है। देवता क्यों साबित करना अपने आप को? ये सुनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। जब चंपत राय ने कहा था विष्णु का अवतार है,
उसी समय अगर एक घोषणा कर देते कि कोई मुझे मेरी तुलना ईश्वर से न करे, मैं तो भक्त हूँ, सामान्य जीव, सामान्य व्यक्ति हूँ, तो फिर किसकी मजाल होती कि फिर तुलना करता। उन्होंने आनंद लिया कि हाँ मैं विष्णु का अवतार हूँ, हाँ मैं राम को लेकर आया हूँ, लोग हमको मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। वो उन्होंने एंजॉय करना शुरू किया, महसूस करते करते खुद को समझ भी लिया कि एक समय कहा कि मैं बायोलॉजिकल जैसे सब लोग पैदा हुए वैसे नहीं हुए। अरे भगवान माने एक तरह से बोलिए कि कर्ण भी यही समझते थे कि हम कैसे पैदा हुए, उनको पता नहीं चलता था उनकी माता कहाँ है, लेकिन आपकी माता तो साक्षात आपके साथ रही। वो आपको क्यों भ्रम हो रहा था कि आपकी माता कहाँ है, खोजना तो नहीं था। लेकिन अब समझ में आता है कि लालू प्रसाद जी ने कितना सही सवाल उठाया था कि माता मर गई लेकिन इन्होंने बाल नहीं मुड़ाए, ये हिंदू कैसे है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। माँ की लाश अभी मतलब जली है, राख अभी सूखे भी नहीं, हड्डियां ली भी नहीं गई हैं, और हम जाकर के हरी झंडी दिखाएंगे ट्रेन में। ये मामूली बात नहीं है। ये एक कोई हिंदू ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी माता की राख को भी, हड्डियों को भी हाथ में लिए हुए, बिना विसर्जित किए हुए आप हरी झंडी दिखाना प्राथमिकता हो गई। बाल मुड़ाना तक जरूरी नहीं समझा। अब जनेऊ पहनना नहीं पहनना मैं नहीं जानता हूँ, पहनते कि नहीं पहनते, लेकिन उसका भी एक विधि विधान होता है उतारने का और पहनने का। तो इन चीजों से खुद को दूर रखना, इसका मतलब वो बायोलॉजिकल वाली बात तो उस समय भी उनके दिमाग में रही होगी। तभी उन्होंने कहा कि सांसारिक जो कर्म है वो मेरे लिए थोड़े हैं, मैं तो उससे ऊपर हूँ, मैं क्यों बाल मुड़ाऊंगा, मैं क्यों माता की अस्थियां विसर्जित करने से पहले हरी झंडे नहीं दिखलाऊंगा। ये सारी बातें उनके दिमाग में इसीलिए बैठी होंगी क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसा समझ लिया कि हम बायोलॉजिकल है ही नहीं। तो ये बात सब क्रमशः बाद में धीरे धीरे स्पष्ट होती है, और आज मैं उसके मतलब लगा रहा हूँ, तो ये हो सकता है। बनारस में हाँ पूछना चाह रही है, पूछिए। हाँ सर बताइए, बनारस में हालत खराब है क्या? बहुत नेता पहुंचा है सर, पूरा भारत के बीजेपी का नेता पहुंच गया है। अब बनारस में भीड़ का जो कंपटीशन है वो तो होगा। मोदी जी जितनी भीड़ दिखाएंगे। सर परमात्मा को क्या जरूरत है सर छोटे मोटे नेताओं की? अविनाशी को जरूरत पड़ती है क्या नेताओं की? ये तो मतलब बहुत बड़ा सवाल हो गया। हाँ अगर हम मान ले तब जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रियंका और डिम्पल जी की जो रोड शो ये साझा हुआ, बीते दिनों रोड शो हुआ, उस रोड शो के बाद आज भी राहुल गांधी और अखिलेश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस दो शेड्यूल था, हो गया होगा, अभी हो रहा होगा, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने थे। अब इनकी रैली भी निकलेगी, तो जो एक साथ चुनाव मिल करके लड़ने वाली बात है। इससे पहले एक डाउट जरूर था कि अखिलेश जी को जो अजय राय जी ने कुछ कहा था वो गांठ बंधी हुई थी। यही कारण है कि अखिलेश यादव जी ने जब कहा कि हम 80 में 79 जीत रहे हैं क्योटो को छोड़ करके, तो हमें और कुछ नजर नहीं आया, हमें सिर्फ यही नजर आया कि अजय राय और इनके बीच का जो वार्तालाप हुआ था खराब, उसी का असर है। तो अजय राय ने काफी माफी मांगी है, माफी मांगे हैं। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सब लोग जब आ गए हैं, तो शायद अखिलेश यादव भी अब अपने समर्थकों को उस रूप में समझा रहे हैं कि चुनाव को अच्छे से लेना है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है, लोगों का गुस्सा है और उनका बीजेपी का कॉन्फिडेंस डाउन है, इसलिए पूरी ताकत भी झोंकी जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हार जाएं। तो ये भाव मन में अगर उनके आ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हार जाएं, तो यहाँ से हम जैसे लोगों को कहने का ये मौका मिल जाता है कि हार सकते हैं। और ये जो 2-3 दिन बाकी है ये बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव प्रचार के नजरिए से, कि वो उस जगह पर चुनाव पहुंचता है या नहीं, हार की जगह पहुंचते हैं कि नहीं। लेकिन हार सकते हैं, इसके सिम्टम्स मिलने शुरू हो चुके हैं। अब तो सर रविवार को भी संडे, इंग्लिश में संडे कहते हैं, तो राकेश पाठक सर ने बताया कि वो ईसाइयों का हो गया, तो रविवार किसका हो जाएगा सर? वो तो सूर्यदेव के लिए समर्पित होता है। ऐसे भी संडे में SUN आता है, अच्छा SUN आता है, सन मने सूरज, और रविवार में भी रवि मने सूरज, तो कैसे भी लीजिए बात एक ही है। तो मगर हम ये कह रहे हैं, हमें याद आता है बंगाल का चुनाव। बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी हार गई थी, कोई नहीं सोचा था, ज्यादा चूंकि ताजा है इसलिए हम बता रहे हैं।
जैसे देश के लिए नरेंद्र मोदी है, ममता बनर्जी बंगाल के लिए है, इसमें तो कोई दो मत नहीं होना चाहिए। तो ममता बनर्जी भी बंगाल में हारी और इस बार तो हालत ये है कि नरेंद्र मोदी जी की पूरी पार्टी चुनाव हारती हुई दिख रही है। तो पूरी पार्टी जो भी अब से कुछ समय पहले तक नहीं कोई यकीन करते थे, जैसे अभी केपी मलिक जी को बोलने में दिक्कत हो रही कि नरेंद्र मोदी जी हार सकते हैं, थोड़े विश्वास की कमी, तो ऐसे ही विश्वास की कमी हम सब में से बहुत लोगों को होती थी कि बीजेपी चुनाव हार सकती है, 2024 में हार सकती है। लेकिन अब वो बात खत्म हो गई कि बीजेपी 2024 में हार नहीं सकती है, ऐसा ये बात खत्म हो गई, यानी हार सकती है। उसी तरीके से जब हम कह रहे हैं आखिरी चरण में आते आते जब पूरे देश को पता लग चुका है कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, ये अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लगे हैं, तो आम जनता का रिएक्शन कुछ ज्यादा हो सकता है, बीजेपी के आम उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा निर्मम हो सकती है जनता नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और इस हिसाब से जो हम अपनी विश्लेषण क्षमता, अपना आकलन, अपने देखने की क्षमता जो हमारी कहती है, वो ये कहती है कि नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से चुनाव हारेंगे। अगले 3 दिन में घटने वाली घटनाएं ऐसी घटेंगी कि वो हार की ओर बढ़ेंगे।